Hello friends, now let's continue our topic chemical calculation part 3 और इसका आज से हम सेक्शन 1 तो हमने कर लिया था। सेक्शन 1 में हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझा था और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमने क्या समझा था? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स थे वो हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में समझे थे। दैट वाज सेक्शन 1। आज हम सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। Here we'll deal with problem based on redox reaction. अब देखिए थ्योरी और कंसेप्ट तो वही है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट ही हम अप्लाई करेंगे। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में हम यह कहेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is equal to the total number of equivalent of reducing agent. That is the basic concept जो हम redox titration में भी apply करेंगे। हमें once again तरह तरह के प्रॉब्लम की सिचुएशंस को देखना है, सीखना है, समझना है। प्रॉब्लम को कैसे पढ़ा जाए, उसको कैसे समझा जाए, उस पर कैसे कंसेप्ट अप्लाई करा जाए, कैसे उसको सॉल्व करके आंसर लाया जाए, यही समझना है। और उसके लिए वी विल बी सॉल्विंग लॉट ऑफ इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इन द क्लास इटसेल्फ। 1/3 प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व बाय मी, रिमेनिंग 2/3 आपको करना है। उन प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिएजेंट और उनके एप्लीकेशंस जो रिडॉक्स टाइट्रेशन में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होंगे मैं वह बताता हूं। द फर्स्ट रिएजेंट दैट वी वुड बी most frequently using here would be potassium permanganate, KMnO4. Potassium permanganate. This is a reagent which is most frequently used reagent in redox titration, potassium permanganate. In fact, it's a strong oxidizing agent. It's a strong oxidizing agent. And also सेल्फ इंडिकेटर। इसका इस्तेमाल इन दो वजह से रिडॉक्स टाइट्रेशन में काफी अधिक होता है। एक तो यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक सेल्फ इंडिकेटर। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेल्फ इंडिकेटर? सेल्फ इंडिकेटर मींस दिस रिएजेंट, दिस पर्टिकुलर रिएजेंट KMnO4, इट इंडिकेट्स its presence by its color. It have got peculiar purple color. Its purple color indicate its presence. जब तक यह सॉल्यूशन में होएगा, सॉल्यूशन में पर्पल कलरेशन होगा और जैसे ही यह पूरी तरह से यूसअप हो जाएगा, जैसे ही यह पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, इसका पर्पल कलरेशन डिसअपीयर हो जाएगा। पर्पल कलर होना मतलब कि वहां पर KMnO4 है और जैसे ही टाइट्रेशन के दौरान पर्पल कलरेशन डिसअपीयर हुआ, इसका मतलब वहां पर KMnO4 पूरी तरह से यूसअप हो गया है, कंज्यूम हो चुका है। टाइट्रेशन को वहीं पर रोका जा सकता है। तो KMnO4 का जो स्वयं का पर्पल कलर है, उस कलर ने ही उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट कर दिया। दिस इज सेल्फ इंडिकेटर। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडिकेटर। इट इंडिकेट इट्स प्रेजेंस बाय इट्स ओन कलर। इसे किसी दूसरे इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? KMnO4 किसी भी मीडियम में रिड्यूस होता है। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है,
जहां कहीं पर भी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा उसे पर मैंगनेट कहते हैं। और पोटेशियम सॉल्ट है इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट। यह पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में Mn2+ आयन देता है। Mn2+ आयन में यह MnSO4 भी दे सकता है और MnCl2 भी दे सकता है। इस तरीके से एसिडिक मीडियम में KMnO4 का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो जाता है, क्योंकि यह +7 से +2 पर जा रहा है। और इस तरीके से मैंगनीज जब रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले किसी को ऑक्सीडाइज करता है, इसीलिए यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। न केवल एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में भी, न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 ट्रांसफॉर्म होता है जनरली MnO2 में, जहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। इस तरीके से न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 रिड्यूस होता है और इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाता है। वंस अगेन ऑब्जर्व दैट KMnO4 is getting reduced in neutral medium as well in presence of water as well. Although change in oxidation state इस बार 5 से 3 हो गया। और strong alkaline medium हो, अच्छा mild alkaline medium में भी जनरली यही रिएक्शन होती है। While if we have got strong alkaline medium, if we have got strong alkaline medium, this KMnO4 gets converted into K2MnO4. यह Mn+7 से +6 पर जाता है। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में भी KMnO4 रिड्यूस हो रहा है +7 से +6 पर, इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो जाता है। ये जो K2MnO4 है, K2MnO4 जहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, दिस कॉल्ड पोटेशियम मैंगनेट। Mn जब +7 पर है तो पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट, और Mn जब +6 पर है इट्स मैंगनेट आयन। MnO4 2 नेगेटिव, इट्स मैंगनेट आयन। दिस वुड बी कॉल्ड पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। इस तरीके से KMnO4 चाहे जो मीडियम हो, मीडियम चाहे न्यूट्रल हो चाहे माइल्ड अल्कलाइन हो, मीडियम चाहे एसिडिक हो चाहे स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन हो, कैसा भी मीडियम हो KMnO4 हमेशा ही रिड्यूस होता है। इसलिए KMnO4 हमेशा ही सामने वाले को, दूसरे को, किसी और को, जो भी वहां दूसरा रिएजेंट मौजूद है उसको ऑक्सीडाइज करता है। इसीलिए KMnO4 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यह हर एक मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है और यह सेल्फ इंडिकेटर भी है। इसीलिए रेडॉक्स टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। और जनरली इस रिएक्शन का तो रेयर इस्तेमाल होगा, कहीं कहीं किसी किसी केसेस में आपको इस रिएक्शन का इस्तेमाल दिखेगा। सबसे अधिक इस्तेमाल एसिडिक मीडियम में होता है। मैं इधर इस बात को लिखता हूं, मोस्टली KMnO4 is used in acidic medium. मोस्टली KMnO4 का जो इस्तेमाल है एसिडिक मीडियम में होता है, वेयर KMnO4 चेंज टू Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट्स चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। जनरली अधिकतर केस में देखेंगे, हम कहेंगे इट्स इक्विवेलेंट वेट वुड बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5। इक्विवेलेंट वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5 होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, number of equivalent is number of moles into 5
and normality would be equal to molarity into 5. मॉलिक्यूलर वेट इसका 158 है, 158 अपॉन 5. एसिडिक मीडियम में हम यह सारी बातें लिखेंगे KMnO4 के. वाइल इन न्यूट्रल मीडियम में हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 gets converted into MnO2 और Mn at +4. इधर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, इक्विवेलेंट वेट वुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 और 158 अपॉन 3. number of equivalent would be equal to number of moles into 3 और जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी would be equal to molarity into 3. This is in few case, in few problems. मोस्टली तो यह सिचुएशन देखने को मिलेगी. कुछ प्रॉब्लम्स में जहां बिल्कुल साफ लिख दिया गया है कि यहां पर न्यूट्रल मीडियम है या अल्कलाइन मीडियम है और साथ में रिएक्शन भी स्पेसिफाई कर दी जाएगी, तब यह करेंगे. हमें स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में जनरली KMnO4 का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने नोट डाउन करी है, दैट इज इट्स अ सेल्फ इंडिकेटर. इसका इस्तेमाल रिडॉक्स टाइट्रेशन में इतना अधिक इसी वजह से है क्योंकि यह सेल्फ इंडिकेटर है. इसके इस्तेमाल करने से हमें कोई दूसरे इंडिकेटर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है. KMnO4 स्वयं ही अपने कलर के द्वारा अपनी प्रेजेंस को इंडिकेट कर देता है. जब तक यह सॉल्यूशन में डाला जा रहा है, सॉल्यूशन का पर्पल कलरेशन दिखाई दे रहा है, या किसी भी तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, या तो इसको आप ब्यूरेट में रख देंगे और कोनिकल फ्लास्क में आप जिसे ऑक्सीडाइज करना है उसे रखेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ब्यूरेट से इसे डालते जाएंगे. जैसे ही आपने एक बूंद डाली, वहां पर KMnO4 रिएक्ट करके जो जिसे ऑक्सीडाइज करना है उसे ऑक्सीडाइज कर देगा और एकदम से सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा. जब तक सॉल्यूशन कलरलेस होता रहता है, इसका मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप जो KMnO4 डाला जा रहा है वो यूज अप होता जा रहा है. जैसे ही पूरी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट है वह समाप्त हो गया, वह पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया, और फिर जैसे ही अगली एक बूंद KMnO4 की डाली तो वह KMnO4 रिएक्ट करने के बजाय कोनिकल फ्लास्क में फ्लोट कर जाएगा. उसके फ्लोट करने से कोनिकल फ्लास्क एकदम पर्पल कलर का हो जाएगा. कोनिकल फ्लास्क का पर्पल कलर का हो जाना, इसका मतलब कि वहां पर अब ब्यूरेट से जो KMnO4 डाला जा रहा है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, और वहां पर वह सॉल्यूशन के अंदर फ्लोट करने लगा और वहां पर कोनिकल फ्लास्क का पर्पल कलरेशन हो गया. उसी समय आप टैप बंद कर देंगे, उसको एंड पॉइंट के रूप में नोट कर लेंगे और आप कहेंगे कि इसके पहले जितना भी आपने KMnO4 डाला था उसने रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया. या तो इस तरीके से करेंगे या फिर उल्टा, हम कोनिकल फ्लास्क में KMnO4 को रख देंगे और रिड्यूसिंग एजेंट को ब्यूरेट से डालेंगे. अब जब तक कोनिकल फ्लास्क में KMnO4 का पर्पल कलर दिख रहा है, इसका मतलब हाँ KMnO4 है. वो ब्यूरेट से डालते डालते KMnO4 रिएक्ट करेगा, वह रिड्यूस होएगा, और जब पूरा KMnO4 रिड्यूस हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, कोनिकल फ्लास्क का पर्पल कलरेशन डिसअपीयर हो जाएगा. और जैसे ही वह डिसअपीयर होएगा, आप एंड पॉइंट नोट कर लोगे टैप को बंद करके कि भाई यहां पर पूरी रिएक्शन फिनिश हो गई. दिस अबाउट KMnO4. इन सारी बातों को नोट डाउन कर लीजिए. अब हम दूसरा रिएजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट के बारे में जानते हैं. इसे लिख लीजिए.
Now, after understanding about potassium permanganate, another two reagent which are frequently used in redox titration are potassium dichromate and potassium chromate. मैं इन दोनों के बारे में भी बताता हूं. पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 and potassium chromate. Potassium chromate K2Cr4. Once again, potassium dichromate is red orange in color. This is red orange in color, while potassium chromate is yellow color. Both of them are oxidizing agent and they are used in acidic medium. यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यह भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है. Both of them are oxidizing agent and both of them are used in acidic medium. Used in acidic medium. Used in acidic medium. दोनों में ही आप एक बात देखिए, क्रोमियम इज एट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्रोमेट मतलब होता है क्रोमियम एट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. इधर दो क्रोमियम है इसलिए डाइक्रोमेट कह रहे हैं, इधर एक ही क्रोमियम है इसलिए क्रोमेट कह रहे हैं. पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और पोटेशियम क्रोमेट में भी क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर. दोनों में ही क्रोमियम एसिडिक मीडियम में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांसफॉर्म होते हैं. इधर भी जो क्रोमियम होगा K2Cr2O7 का यह जो क्रोमियम है एसिडिक मीडियम में क्रोमियम एट +3. यह जो क्रोमियम एट +3 है Cr2O3 में भी कन्वर्ट हो सकता है, CrCl3 में भी कन्वर्ट हो सकता है. और इधर भी जो K2Cr O4 का जो क्रोमियम है एसिडिक मीडियम में Cr+3 और यह जो Cr+3 है या तो Cr2O3 बनाएगा या फिर CrCl3 बनाएगा. हम कहते हैं here we'll say number of electron transferred is 6, while here we'll say change in oxidation state is 3. इधर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे है पहले ही हम समझ चुके हैं. एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, दोनों क्रोमियम मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी. इस वजह से इधर जो इक्विवेलेंट वेट है वह मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, आई थिंक 294 है इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 294 अपॉन 6 एक बार कैलकुलेट करके जरूर देख लेंगे. मैं अभी सिर्फ ये कहता हूं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, जबकि इधर जो इक्विवेलेंट वेट होगा दैट वुड बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3. हम कहेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 3 and normality into 6. Normality would be equal to molarity into 6. While in potassium chromate, number of equivalent would be equal to number of moles into 3, and here normality would be equal to molarity into 3. This two reagent
are also frequently used in redox titration, in the titration based on redox reaction, and both this reagent serve the purpose of oxidizing agent. Both this reagent are reduced in acidic medium. Both this reagent undergo a redox change from +6 to +3. एसिडिक मीडियम में इनका इस्तेमाल होता है. एंड वंस अगेन दे आर ऑल्सो सेल्फ इंडिकेटर. देयर ओन पिक्यूलियर कलर सजेस्ट देयर प्रेजेंस. इनका जो है पिक्यूलियर कलर है रेड ग्रीन और रेड ऑरेंज ग्रीनिश कलर कुछ होता है. वह कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस को दिखा देता है और येलो कलर जो है वह पोटेशियम क्रोमेट की प्रेजेंस को दिखा देता है. इस कलर का डिसअपीयर होना मतलब यह रिएजेंट पूरे कंज्यूम हो गए. यह दोनों रिएजेंट अगले इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं जो हम रिडॉक्स रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में. इसे नोट डाउन कीजिए. अगला रिएजेंट मैं समझाऊंगा, दैट इज आयोडीन. प्लीज. Now, the another interesting and frequently used reagent in redox titration is iodine. Once again, it have got a peculiar violet coloration. Violet colored. It's solid at room temperature and gas, violet colored gas at high temperature. It's solid at room temperature and also soluble and violet colored gas at high temperature. अब यह जो आयोडीन है बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन. कैसे बनता है, कैसे इस्तेमाल होता है समझें. जनरली NaI या Ki दे आर सॉल्ट, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड. सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है. दिस आयोडीन एट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट विच वी कॉल आयोडाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडीन बाय एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा यह जो आयोडाइड है यह आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है. और यह जो आयोडीन है इसमें I2, इसमें आयोडीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है. दिस ऑक्सीडेशन, इस तरह से आयोडीन किसी भी रिएक्शन में बन सकता है, बनता है. और यह जो आयोडीन है यह वंस अगेन रिड्यूस भी होता है. इधर हम इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आयोडीन के लिए 2 कहेंगे. और यह जो आयोडीन है यह हाइपो सॉल्यूशन के द्वारा Na2H2O3 के द्वारा यह वंस अगेन NaI में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट. मैं इसके बारे में भी अभी बताऊंगा. We also call it hypo solution. इस तरीके से यह आयोडीन कंज्यूम भी हो जाता है, रिएक्ट भी हो जाता है. इसमें इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट NaI के लिए 1 कहते हैं. अब इस तरीके से आयोडीन का इस्तेमाल रिडॉक्स टाइट्रेशन में होता है. अब आयोडीन के साथ में 2 तरह के टाइट्रेशन होते हैं.
The first is iodometric titration and another is iodometric titration. Iodometric titration. आयोडीन के साथ दो तरह के टाइट्रेशन हैं, एक तो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन और दूसरा है आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन. आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन. दोनों में डिफरेंस समझिए. इन आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, standard iodine solution is used and here iodine is consumed. Standard iodine solution is used and it's consumed. And it's consumed during redox titration. स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा आयोडीन का सॉल्यूशन जिसका आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है. ऐसे आयोडीन के सॉल्यूशन को आप यूज करते हो और उसे रिड्यूस करते हो. एनी रिड्यूसिंग एजेंट कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाएगा जो आयोडीन को रिड्यूस कर सकता है. एनी रिड्यूसिंग एजेंट विथ आयोडीन सॉल्यूशन, reduce it to iodide. This is a standard iodine, standard solution. This iodine is a standard solution. कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट है जो आयोडीन को रिड्यूस करता है, उस रिड्यूसिंग एजेंट से स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन को रिड्यूस कराया जाता है आयोडाइड में. और हम कहते हैं इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन यूज्ड अप. और इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन हमें मिल जाते हैं. कैसे मिल जाते हैं? क्योंकि यह स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी या मोलारिटी हमें पता है. तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा. इस तरीके से स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन के इस्तेमाल करने से उसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, इसे रिडॉक्स टाइट्रेशन में मेजर कर लेने से हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे. और इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जितने भी आयोडीन के इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं, उसको हम इक्वेट कर देंगे इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट से. इस तरह से हमें रिड्यूसिंग एजेंट की क्वांटिटी, रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे. इधर एक बात ध्यान रखें, आयोडीन के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 कहेंगे. सच टाइप ऑफ टाइट्रेशन वी कॉल इट आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन. वंस अगेन ध्यान दीजिए, इन आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन वी ऑलवेज हैव स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन, and this standard iodine solution is used and it's consumed during redox titration. Any reducing agent, by this idimetric titration we used to determine the amount of reducing agent that is being used, while in iodometric titration
Iodine is produced by reaction of NaI or Ki with any oxidizing agent. Here iodine is produced by reaction of NaI or Ki with oxidizing agent. किस तरह से कि भाई कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब हम इसको NaI या फिर Ki से रिएक्ट करवाएंगे तो वहां पर आयोडीन बन जाएगा ऑक्सीडेशन से. दिस produced iodine, this product iodine is measured by titrating it with standard solution of sodium thiosulfate or hyposolution. This iodine produced is measured by titrating with standard Na2H2O3 सॉल्यूशन, जिसको हम हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं. यह जो आयोडीन है इसको हम Na2H2O3 से टाइट्रेट करवाते हैं और इसका मेजरमेंट करते हैं. अब हम क्या कहते हैं? Equivalent of oxidizing agent would be equivalent of iodine produced, and equivalent of iodine produced is equal to equivalent of hypo used. Equivalent of oxidizing agent is equal to equivalent of iodine produced is equal to equivalent of Na2H2O3. जितने भी इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हैं उतने ही इक्विवेलेंट आयोडीन के बनेंगे, और जितने भी इक्विवेलेंट आयोडीन के बने हैं उतने ही इक्विवेलेंट हाइपो के यूज होंगे. हम यह कंसेप्ट लगाते हैं. अब आप देखिए, आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन में हम रिड्यूसिंग एजेंट के अमाउंट को डिटरमाइन कर पाते हैं, और आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अमाउंट को डिटरमाइन कर पाते हैं. इस तरीके से आयोडीन के इस्तेमाल से हम अननोन रिड्यूसिंग एजेंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं. आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन से अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन से. यह आयोडीन इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है. अब मैं इमीडिएटली ये हाइपो सॉल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि 2 बार इसका जिक्र हुआ है इस जगह पर. किस तरह का क्या यह रिएजेंट है, कैसे काम आएगा, वह भी हम समझते हैं. इन सब बातों को नोट डाउन कर लो. आयोडीन का वायलेट कलर जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल होती है. ध्यान रहे, आयोडीन की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है. इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम वहां पर Ki डालते हैं. Ki ऐड करने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. आयोडीन Ki के आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स I3 नेगेटिव बनाता है. दिस आयोडीन इज लेस सॉल्युबल, और यह जो आयोडीन है आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करके I3 नेगेटिव जो बना रहा है, दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर सॉल्युबल. दिस इज मोर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स.
इस तरीके से जब आयोडीन को हम, यह जो सॉलिड आयोडीन है, रूम टेम्परेचर पर जो सॉलिड होता है पानी के अंदर, यह कम डिसॉल्व होता है तो सॉल्युबल, बट इट्स सॉल्युबिलिटी इज लेस. In order to increase or enhance its solubility, Ki is added in water. वाटर के अंदर Ki ऐड कर देते हैं. वाटर के अंदर पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर देने से वहां आयोडाइड आयन आ जाते हैं और यह आयोडाइड आयन आयोडीन के साथ कंबाइन करके I3 नेगेटिव यह कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. इस कॉम्प्लेक्स की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर अच्छी खासी होती है, ज्यादा होती है. इस तरीके से आयोडीन को सॉल्युबल बना के रखा जाता है, जिसकी वजह से वह सॉल्यूशन भी थोड़ा वायलेट कलर्ड हो जाता है और उसका वायलेट कलर ही आयोडीन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है. जनरली इस तरीके से आयोडीन बनता है. NaI में जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो आयोडीन बनेगा और यह आयोडीन हाइपो के साथ में रिएक्ट करता है. नाउ माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रिएजेंट वुड बी सोडियम थायोसल्फेट. मैं उसके बारे में बताता हूं, पहले यह सारी चीज नोट कर लो. Now, the another reagent that is used in redox titration is sodium thiosulfate, Na2S2O3. Sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate. Its structure is जैसे Na2S4O6 है. Na2S4O6 का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉरी Na2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Na2SO4. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Na2SO4. अब इस Na2SO4 में एक ऑक्सीजन को हटा दीजिए, ये जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसकी जगह पर एक सल्फर को रख दीजिए. यह सोडियम थायोसल्फेट है, Na2S2O3. इसमें एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2. ऑन एन एवरेज यदि दोनों सल्फर का एवरेजिंग करें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखने लगता है वह +2. Na2S2O3 में एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द सल्फर इज +2. जरा करके देख लीजिए. अब इसी Na2S2O3 का 5% और 10% सॉल्यूशन जो बनाया जाता है, इट्स कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन. इट्स डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन. हाइपो सॉल्यूशन. It's either 5% Na2S2O3 or 10% Na2S2O3 solution. Now this hypo solution in which we have got sodium thiosulfate is used to determine the amount of iodine present in the solution. It's used to determine the amount of iodine present in the solution. It's used to determine the amount of iodine present
in the solution. अब कैसे यह यूज होता है वह समझाता हूं मैं। यह जो Na2H2O3 है, यह आयोडीन के साथ में रिएक्ट करता है। मैं पूरी रिएक्शन लिखूंगा। दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है, एक हॉट कंडीशन में और एक कोल्ड कंडीशन में। लेट मी चेंज द कलर इन फैक्ट। इन हॉट कंडीशन एंड इन कोल्ड कंडीशन। पहले मैं कोल्ड कंडीशन की रिएक्शन लिखूंगा। Na2H2O3 react with iodine to give you NaI and Na2S4O6. Na2S4O6 and NaI. This is in cold condition. इधर देखिए, आयोडीन के लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो जाएंगे। आयोडीन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, और NaI के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं रहेगी। और Na2H2O3 के लिए देखिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और Na2S4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह +2.5। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से काम करेंगे तब भी चलेगा, +2.5। तो इस तरीके से एक सल्फर का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0.5, मतलब एक सल्फर आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, दोनों सल्फर मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, दोनों सल्फर मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। इफ वी बैलेंस दिस रिएक्शन, यदि हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो कुछ इस तरह से रिएक्शन दिखेगी। Na2H2O3 react with iodine to give you, and ये इधर ट्वाइस होएगा, ट्वाइस Na2H2O3 gives you Na2S4O6 plus twice NaI. This is a complete balanced reaction. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इधर 1 होएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड Na2H2O3 के लिए 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आयोडीन के लिए 2। हम कहेंगे इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो और सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 would be equal to equivalent of iodine. While in hot condition, in hot condition जो रिएक्शन होती है वह भी लिखता हूं। In hot condition, this Na2H2O3 react with iodine to give you Na2SO4, Na2SO4 and NaI। हॉट कंडीशन में यह रिएक्शन होती है, और यहां पर आयोडीन 0 से -1 पर जा रहा है। आयोडीन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, जबकि हाइपो में सल्फर +2 से +6 पर जा रहा है। तो सल्फर का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है 4, और 2 सल्फर है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर हो जाता है 8। ये हॉट कंडीशन में रिएक्शन होती है। वंस अगेन हियर ऑल्सो इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो और Na2H2O3 would be equal to equivalent of iodine.
इस तरीके से हाइपो सॉल्यूशन के द्वारा हम आयोडीन का अमाउंट डिटरमाइन करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के द्वारा। यह दो अलग अलग तरह की रिएक्शन हम प्रॉब्लम्स में आगे देखेंगे और भी ज्यादा क्लियर होएगा। क्या रिएक्शन हो रही है यह जनरली प्रॉब्लम में दिया हुआ होता है, हमेशा हमको प्रेडिक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, हमें जानकारी होना चाहिए बस। सोडियम थायोसल्फेट का 5% और 10% जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, इसे हम हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपो की रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखिए। दैट्स ऑल रिगार्डिंग द different reagent that is frequently used while solving the problems of redox titration। redox titration की जो reactions होंगी उसमें यह reagent का इस्तेमाल होता है, मैंने सारी चीज बताई। Now let's come down to illustration of the problems। मैं स्टडी पैकेज अब जरा उठा लेता हूँ, सेक्शन 2 उसमें उठा लेता हूँ, उसमें प्रॉब्लम्स देखता हूँ और 1/3 प्रॉब्लम हम करेंगे क्लास में, 2/3 आपको करना है। स्टडी पैकेज खोल लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज।